हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो आज जो है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 6th पार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले ही 5 पार्ट्स बन चुके हैं इस चैप्टर पे। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी जाके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने स्नैपसॉल्व का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे जाके आप पहले इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने से देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में आपको कोई भी डाउट है तो आपको बस उसका एक स्नैप लेना है, बस एक पिक्चर लेना है, आपको तुरंत इंस्टेंटेनियसली वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, उस डाउट पे, और बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो दिख रहा है, 3 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, प्रोपेन है ये। ठीक है, प्रोपेन को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया सनलाइट के प्रेजेंस में तो हमको मिला क्लोरोप्रोपेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको बताना है स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा टाइप है रिएक्शन का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पिछली वीडियो में हमने देखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। और इसका आंसर अगर आपको पता है, मतलब आपने पिछली वीडियो देखी है, अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किसके किसके बारे में पढ़ना है? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, कार्बन बहुत जगह, हर जगह प्रेजेंट है, उसको पढ़ने के लिए एक ब्रांच बना हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो 10th में हमको सिर्फ 2 ही कंपाउंड्स के बारे में क्यों पढ़ना है? रीजन ये है कि ये दोनों कंपाउंड्स काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको पढ़ना है हमको डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का अगर हम लोग बात करें तो इथेनॉल देखिए किस ग्रुप से बिलोंग करता है? अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। पता है अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि इसमें OH है, OH फंक्शनल ग्रुप है अटैच्ड। तो OH फंक्शनल ग्रुप जिसमें भी अटैच होता है वो अल्कोहल होता है ना। फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे भी देखें। फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए इसका क्या है? C2H5OH। देखिए इथेन से इथेनॉल बना है। इथेन में 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, और OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल फैमिली का। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका नेचर का बात करें तो न्यूट्रल नेचर का होता है ये एसिडिक या बेसिक नहीं होता है। ये किस नेचर का होता है? ये न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले एब्सोल्यूट अल्कोहल। इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी आप अल्कोहल बिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, बिवरेजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं, मतलब सुनते हैं, ठीक है, उसमें यही वाला अल्कोहल प्रेजेंट होता है, इथेनॉल प्रेजेंट होता है। क्योंकि जितने भी अल्कोहल फैमिली में आपके अल्कोहल्स हैं, पहला मिथेनॉल है, फिर इथेनॉल है, फिर प्रोपेनॉल है, फिर ब्यूटेनॉल है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम सारे अल्कोहल्स का बात करें तो इसमें इथेनॉल ही ऐसा है जो थोड़ा कम पॉइजनस है। बाकी सारे अल्कोहल्स बहुत ज्यादा हाईली पॉइजनस है हमारे बॉडी के लिए। इसलिए जो अल्कोहल बिवरेजेस होते हैं उसमें हम लोग किसको यूज करते हैं? इथेनॉल को यूज करते हैं, और इसीलिए इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, और एक टर्म यहाँ पे आता है डीनेचर्ड अल्कोहल। तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए कि इथेनॉल जो है एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। इथेनॉल क्या है? बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। जैसे कि वाटर एक सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीजों को डिजॉल्व कर सकता है, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो वाटर डिजॉल्व नहीं कर सकता, पर इथेनॉल कैन डिजॉल्व इट।
ठीक है। तो इथेनॉल बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम लोग इथेनॉल को बहुत सारे मेडिसिन में, जैसे कि आपका कफ सिरप होता है ना, टॉनिक्स है, उनमें इथेनॉल का यूज किया जाता है, एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इथेनॉल को कफ सिरप में टॉनिक्स में। तो अब मान लीजिए जहां पे इथेनॉल होगा रखा हुआ, जहाँ पे उससे कफ सिरप टॉनिक्स बनाए जाएंगे इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे दूसरे लोग भी होंगे, वर्कर्स होंगे उस इंडस्ट्रीज में जो वहां काम कर रहे होंगे, तो उस इथेनॉल को वो एज ए अल्कोहल भी कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे क्या कहते हैं कंट्री में, जो मतलब नशा करना पैशन समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं, तो वो इथेनॉल को एज अल्कोहल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसको वो लोग यूज ना करें, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, उसको डीनेचर कर दिया जाता है, यानी पॉइजनस कर दिया जाता है। इथेनॉल में मिथेनॉल या पैराडीन नाम का कंपाउंड मिला दिया जाता है, उससे क्या होता है, वो पॉइजनस हो जाता है, ताकि दूसरे लोगों को हाँ अब पता भी लगना चाहिए ना कि पॉइजनस है, तो इसलिए उसमें एक ब्लू कलर का केमिकल मिला के उसको ब्लू कलर में चेंज कर दिया जाता है। यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में आप इथेनॉल देखें, वो ब्लू कलर का अगर आपको दिखे, इसका मतलब वो डीनेचर्ड अल्कोहल है, वो पॉइजनस अल्कोहल है, वो यूज नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो वहां पे हम लोग मिथेनॉल या पैराडीन नाम के कंपाउंड को मिला के क्या कर देते हैं, उसको पॉइजनस कर देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। आई होप आपको इतना से तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, कुछ टर्म्स थी, ठीक है। अब देखिए इथेनॉल में हमको बेसिक 2 केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं जो काफी आसान है। 2 ही केमिकल रिएक्शन है हमारे पास इथेनॉल में, दोनों यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पहला जो है यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सोडियम है, सोडियम एक मेटल है जो जिस इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, और वो हमको क्या देता है, सोडियम इथोक्साइड देता है। सोडियम रिएक्ट्स विथ इथेनॉल, ये इथेनॉल है, देखिए 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, वही चीज यहाँ पे है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को थोड़ा सा कंडेंस करके छोटा करके लिखते हैं, उसको हम कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, उसके साथ इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, उसके साथ क्या अटैच है, OH अटैच है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। ये देखिए ये क्या है, ये एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ हम CH3 लिखते हैं। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, CH2, और क्या है, OH, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उसको कंडेंस करके छोटा करके लिखा, तो उसको कंडेंस फॉर्मूला बोलेंगे। और ये क्या था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपका जो सोडियम है वो रिएक्ट किया किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो सोडियम इथोक्साइड बना। तो आप जानते हैं सोडियम इज अ हाई रिएक्टिव मेटल, सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, उसमें सोडियम आपका दूसरे नंबर पे, सबसे पहले पोटेशियम है, यानी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम आता है। तो सोडियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जब हम उसको इथेनॉल में डालते हैं तो क्या करता है सोडियम, क्योंकि वो रिएक्टिव है, तो वहां पे जो हाइड्रोजन है आपके अल्कोहल का, उसको वो डिस्प्लेस कर देता है, उसको वो हटा देता है, और उसकी जगह पे खुद आ जाता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन अब डिस्प्लेस हुआ, तो वहां पे सोडियम के साथ तो कुछ है नहीं कि वो हाइड्रोजन कोई कंपाउंड बना ले, तो हाइड्रोजन अकेला रह जाता है, तो वो खुद ही दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना देता है, और वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये इस रिएक्शन को आपको याद रखना है, ठीक है। इसका यूज नहीं पढ़ना है, बस आपको रिएक्शन पढ़ना है कि सोडियम के साथ इथेनॉल कैसे रिएक्ट करता है, याद रखिए, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है, ये आप कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे सिलेबस में। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। इथेनॉल से इथीन में बदला जा सकता है क्या, क्वेश्चन आता है हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, 2 मार्क में आ सकता है। और इतना सा आसान आपको केमिकल रिएक्शन वहां पे लिखना है, ठीक है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को काफी हीट किया है, उसके बाद हमने उसको क्या किया है, मिक्स कर दिया है इथेनॉल के साथ, और हमको क्या मिला है, इथीन मिला है, साथ में वाटर मिला है। तो देखिए कैसे बना ये इथीन, इस प्रोसेस को भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले ये अल्कोहल अलग हुआ,
अल्कोहल अलग हो गया, चलिए मैं ये अल्कोहल अलग हो गया। इसके बाद क्या हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन भी अलग हो गया। यहाँ जो आपका 3 हाइड्रोजन था, इससे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन अलग हो गया। तो अब एक हाइड्रोजन और OH ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। चलिए वाटर तो मिल गया। अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए, अगर आपका एक हाइड्रोजन यहाँ अलग हो गया तो CH2 बचा। यहाँ पे CH2 पहले से, क्योंकि OH तो अलग हो गया। तो अब देखिए कार्बन को मजबूरन यहाँ पे दोनों कार्बन का 2-2 हाइड्रोजन है ना। एक कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तब जाके वो स्टेबल होगा, पर यहाँ पे तो 2-2 कार्बन 2-2 हाइड्रोजन ही है, तो इसलिए दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है और वो क्या हो गया, इथीन फॉर्म कर लेता है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। काफी आसान है। यहाँ पे इथेनॉल लेना है, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें डाल देना है और हमको इथीन मिल जाएगा, साथ में वाटर भी मिलेगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट कार्बन का जो है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको पढ़ना है वो करने वाले हैं, वो है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड के बारे में अगर जाने तो इथेनोइक एसिड कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोजेलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। क्यों कार्बोजेलिक ग्रुप से, कार्बोजेलिक एसिड है वो, क्योंकि वहां पे आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप वहां पे अटैच होता है। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, कार्बोजेलिक एसिड का है। वही देखिए यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा, ये क्या है, ये इथेनोइक एसिड है। इसका कॉमन नेम भी है एसिटिक एसिड। इथेनॉल जो था उसका भी कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, उसको बोलते हैं। वैसे कॉमन नेम पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए, क्योंकि यही दो कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे, तो दोनों का कॉमन नेम जरूर याद रखें आप। इथाइल अल्कोहल नाम है इथेनॉल का, और इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, इथेनोइक एसिड को। तो देखिए अब इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, ऑफ कोर्स एसिडिक होगा, एसिड है तो एसिडिक होगा। वो अल्कोहल था तो वो न्यूट्रल था, ठीक है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस आते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो इस नेचर को लिख सकते हैं वहां पे आप एज ए डिफरेंस की अल्कोहल्स आर न्यूट्रल इन नेचर वेयर एज कार्बोजेलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप डिफरेंस में। अब एक और टर्म वहां पे आपको देखने को मिलता है जो है विनेगर। विनेगर क्या होता है, 5 to 8% जब हम एसिटिक सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिटिक एसिड का या इथेनोइक एसिड बोलिए, उसका सॉल्यूशन जब हम वाटर में बनाते हैं 5 to 8%, उसी को विनेगर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके केमिकल रिएक्शंस, तो देखिए यहाँ पे आपको 4-5 केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते रहते हैं ये रिएक्शंस, ठीक है। और इनके नेम्स भी हैं। जो आपका पहला रिएक्शन है उसको हम ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ईस्टरिफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एस्टर भी बोलते हैं इसको कितने लोग, ईस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए क्या हुआ, हमने क्या लिया है, इथेनोइक एसिड लिया है, और क्या लिया है, इथेनॉल लिया है। दोनों है यहाँ पे इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंट ऑफ एसिड, एक एसिड के प्रेजेंस में दोनों रिएक्ट करते हैं। तो देखिए कैसा रिएक्शन यहाँ होता है, होता ये है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे OH, ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। HOH मिलके क्या बना सकता है, वाटर बना सकता है, वो साइड हो गया, ठीक है। बचा क्या देखिए, CH3COO CH3CH2, बस इसको पलट के यहाँ पे आप लिख दीजिए, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, CH3COO CH2CH3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं इस कंपाउंड को। अब ईस्टर क्या होता है, कभी तो सुने नहीं होंगे। ईस्टर क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में आ जाए, या सब्सटेंस से कह सकते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि X is reacting with Y and we are getting a sweet smelling compound, क्वेश्चन में आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो ईस्टर है, ठीक है। क्योंकि कुछ और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कह रहे हैं हमको पढ़ना नहीं है, तो हमेशा याद रखिए कि वहां पे आपको याद रखना है ईस्टर है, उसका ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे जो ईस्टर है उसका एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। C के साथ डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O का, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर H आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये कार्बोजेलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। और अगर ईस्टर है तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ईस्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कैटोन बीच में आता था तो ईस्टर भी बीच में ही रहता है, ठीक है। तो कैसे फॉर्म हुआ, HOH वाटर बना दिया, बाकी जो है मिलके ईस्टर बना दिए, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, आसान हो जाएगा याद रखना।
इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ईस्टर फॉर्म होता है, आसान है। इसके बाद है सैपोनिफिकेशन। ठीक है, देखिए सैपोनिफिकेशन क्या होता है, एक रिएक्शन है, इसमें हम लोग ईस्टर को लेते हैं। देखिए जो ईस्टर फॉर्म हुआ उसी ईस्टर को यहाँ उठा के रख दिया हमने। ठीक है, ईस्टर को लिया, उसमें क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या हुआ, देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको, इस ग्रुप को डिस्प्लेस कर दिया इसमें। ठीक है, सोडियम ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, C2H5 को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या होगा, C2H5 अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो सोडियम यहां आ जाएगा, वही आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो OH है और ये C2H5 है, ये अकेले रह गए तो दोनों मिलके कंपाउंड बना देंगे। क्या है ये इथेनॉल है। यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, सोप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सोप का आपका केमिकल फॉर्मूला है, तो ये सोप फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है, सैपोनिफिकेशन नाम है। देखिए आसान है, ईस्टर फॉर्म हो रहा है तो ईस्टरिफिकेशन, सोप फॉर्म हो रहा है तो सैपोनिफिकेशन। तो देखिए याद रखना भी आसान है, सोडियम ने इसको डिस्प्लेस किया, इस पूरे को डिस्प्लेस कर दिया C2H5 को, और उठा के उसको यहाँ रख दीजिए तो सोप आ गया। अब जो आपका C2H5 यहाँ पे है वो OH के साथ क्या बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। तो काफी आसान है याद रखना रिएक्शंस को, इस तरह से अगर आप समझे तो। ठीक है, तो ये तो दोनों रिएक्शंस थे जो नए थे। ठीक है, हमने ऐसा रिएक्शन नहीं देखा था पहले। पर यहाँ पे है अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत पहले से आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक एसिड एक बेस रिएक्ट करते हैं, वाटर और सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, काफी फेमस है ये रिएक्शन। ठीक है, तो क्योंकि ये एसिड है, ये किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगा ही। तो इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग बेस ले रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया या इथेनोइक एसिड लिया, उसके साथ क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है ना, बेस रिएक्ट्स विद एसिड। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा। सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा, ये सोडियम डिस्प्लेस कर देगा इस हाइड्रोजन को, सोडियम विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन एंड फॉर्म सोडियम एसिटेट, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी यही कंपाउंड फॉर्म हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सोप फॉर्म हो रहा है, ये भी सोप है, पर इसको सैपोनिफिकेशन नहीं बोलेंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। याद रखना है सैपोनिफिकेशन कब होगा, जब ईस्टर रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपका जो एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, सोडियम एसिटेट मिला, साथ में वाटर अलग हुआ। तो बहुत आसान है, सोडियम बोला हाइड्रोक्साइड को, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है न्यूट्रलाइजेशन, तो सोडियम बोला हाइड्रोक्साइड को मैं तुम्हारे साथ बोर हो गया हूं, मुझे नया पार्टनर चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दिया और कहाँ आ गया, CH3COO के पास। पर प्रॉब्लम ये था, तो उसके पास तो H है, तो सोडियम ज्यादा पावरफुल है, उसने H को धक्का देके वहां से निकाल दिया, वहां पे आपका क्या फॉर्म कर दिया, सोडियम एसिटेट फॉर्म कर दिया। अब बेचारा ये H अलग तो हो गया और यहाँ पे OH भी अलग हो गया, तो दोनों मिलके क्या बना दिए, वाटर बना दिए। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफी आसान है, याद रखना। अब अगर हम और बात करें तो हमने पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या ये शो करेगा वो प्रॉपर्टी, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है तो रिएक्ट करेगा ही बेस के साथ और हमको सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा ही। पर अगर आपने पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, है ना, तो वहां पे आपको क्या याद होगा, अगर कार्बोनेट होता है या बाइकार्बोनेट होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए इसको पढ़ने का एक रीजन भी है हमारे पास। हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक केमिकल टेस्ट बताइए जिससे कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। मतलब आपको दो टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, दोनों में लिक्विड है। ठीक है, आपको देखने से पता नहीं लगेगा ये एसिड है या ये
कौन सा एसिड है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा अल्कोहल है। ठीक है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, बोल रहा है कि एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक में अल्कोहल है। बताइए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा अल्कोहल है। कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है। क्या करना है, हमको सोडियम कार्बोनेट या सोडियम या कोई भी कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट आपको इसमें डाल देना है। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट दोनों में डाल देना है। तो अब देखिए जिसमें क्या होगा, इथेनोइक एसिड होगा यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसमें देखिए क्या होगा, उसमें आपका जो मेटल है वो फिर क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और वो सेम चीज बना देगा। ठीक है, अगर एसिटिक एसिड होगा तो सोडियम एसिटेट बनाएगा, बहुत आसान है। इसके बाद वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। सेम चीज अगर बाइकार्बोनेट भी होगा तो फिर सेम चीज होगा, ये आपका सोडियम डिस्प्लेस करेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा, वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो मतलब कि हमने जब दोनों में, मान लीजिए दोनों में हमने कार्बोनेट डाला, सोडियम कार्बोनेट ही डाल दिया दोनों में मान लीजिए, और जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते हुए मिला, पता कैसे करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? तो लाइम टेस्ट हमने पढ़ा है, इसके बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइम वाटर जो है मिल्की जिसमें चेंज हो जाता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका रिएक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस मिलेगा वो क्या होगा, वो एसिड होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक बेस है, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। पर जहां पे आपका अल्कोहल होगा, अल्कोहल तो न्यूट्रल नेचर का है, अभी हमने देखा ना, इथेनॉल न्यूट्रल नेचर का है, इथेनॉल न्यूट्रल नेचर का है तो क्या होगा, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया वो हमारा हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिससे नहीं हुआ वो हो गया अल्कोहल। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन आपको लिखा हुआ था और आपको पूछा गया था स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे कितना आसान है, यहाँ पे आपका कितना हाइड्रोजन है, देखिए 3 to 5 + 3 8 हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ पे 7 हाइड्रोजन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया है ना, और यहाँ पे क्लोरीन 2 ठो थे और यहाँ पे आपका एक क्लोरीन आ गया है, मतलब एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पे जो, मतलब यहाँ पे जो आपके 2 क्लोरीन थे और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन हटा, तो इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इस हाइड्रोजन ने दूसरे क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पे हमको मिल गया क्लोरोप्रोपेन और यहाँ पे हमको मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में होता है, हमने पिछली बार ही पढ़ा है, पिछली वीडियो में ही पढ़ा है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका क्या नाम है, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है, याद रखना है। और हमने पढ़े थे एडिशन रिएक्शन पढ़ा था और भी दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पिछली वीडियो में, तो उसको जरूर आप देखें। ठीक है, और अगर आपने अब तक स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके आप इंस्टॉल करें। और उससे क्या होगा, आपको उससे जितने भी आपके डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, वो डाउट्स का आपको बस एक स्नैप लेना है, उससे आपको तुरंत उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए स्नैपसॉल्व के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।